नमस्कार विद्यार्थियों। एक दो दिन से अखबारों के अंदर खासतौर से जो प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं उनके लिए झकझोरने वाली खबरें आ रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि वो मानसिक रूप से अपने आप को अस्वस्थ देख रहे हैं। इसके पीछे जो कारण रहा वो ये है कि योग्यता निर्धारक, मेरिट निर्धारक एक संवैधानिक, एक विश्वसनीय और जिसके प्रति युवा शक्ति जो वास्तव में सेवा क्षेत्र में जाना चाह रही है उनके लिए वो वास्तव में एक आस्था केंद्र है। और वहां बैठा हुआ यदि एलडीसी, कोई यूडीसी, कोई बाबू, कोई स्टेनो कोई गलती करता है तो सवाल जरूर खड़े होते हैं। पर वास्तव में जब वहां बैठा हुआ एक उस कमीशन का मेंबर जो खुलेआम एक संवैधानिक संस्था को दुकान बना दे और उस दुकान पर यदि वो अपना धंधा शुरू कर दे तो उन लोगों के साथ क्या बीतती होगी ये मैं समझ सकता हूं। पर इसके लिए हम ये माने कि सरकारें दोषी हैं, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ये ज्यादा बढ़िया सोच नहीं हो सकती। पर जो वास्तव में राजनीतिक आशीर्वाद से वहां पर पहुंचते हैं, जिसमें तो कोई शक नहीं है, और वहां ऐसे लोग क्यों पहुंच जाते हैं, ऐसा क्या कारण है कि वहां पर ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। और फिर आप भी जानते हैं कि पॉलिटिकल हेड जो होता है उनकी तो मजबूरी का वो कैसे, उनकी मजबूरी क्या है और फिर वो उसकी मजबूरी का फायदा कैसे उठा लेता है, ये भी एक वास्तव में सोचने लायक बात है। मैं आज आपकी टेंशन को बढ़ाना नहीं चाहता, मैं आज उस मुद्दे पर बात नहीं करूंगा। पर जरूर आपके दिमाग में ये चल रहा है, और खासतौर से कल जब सेकंड ग्रेड के पेपर पर सवाल खड़े हुए पहले से हो रहे थे, सीधी सी बात है, उसमें कोई शक नहीं है, और भी पता नहीं कहां कहां क्या क्या हुआ है उसका कुछ कह नहीं सकते। मगर जो पेपर खुलेआम बाजार में बिका है, इनके पीछे कोई बहुत बड़ा यदि ग्राउंड है तो मैं ये मानता हूं ये इंस्टीट्यूशंस है। एक आप कई लीग में हटकर जाओगे, देखोगे तो एक पर्दे के पीछे जो किरदार अदा कर रहे हैं वो ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, और उन इंस्टीट्यूट्स पर बड़े बड़े पॉलिटिशियन का हाथ है। मैं किसी की तरफ कुछ नहीं कहना चाहता, पर ये इंस्टीट्यूट इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो सरकारों को कैसे चेंज करना है, कैसे सरकारों के साथ मतलब एक प्रकार से पीछे बैकग्राउंड में रहकर उनके भविष्य को तय करना, ये करने लग जाते हैं। जैसे आप जानते हैं हमारे उद्योगपति हमारी पॉलिटिक्स का निर्धारण करने लगे। बहुत बड़ा मतलब लोग किसान के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, मगर काम वहां जाकर उद्योगपति का इसलिए करना पड़ जाता है क्योंकि सीधी सी बात है उनके बिना सरकार नहीं चल सकती। ऐसा केवल नेशनल लेवल पर नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है या जनरल आप जानते हैं तो आपको पता है इतनी ताकतवर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो किसी भी सरकार की, किसी भी देश की सरकार का तख्ता पलट कुछ ही मिनटों में कर देती है। यह प्रॉब्लम सब जगह है, मगर इन प्रॉब्लम्स के बीच कुछ अच्छे लोग होते हैं, और मैं ये मानता हूं कि उन अच्छे लोगों को हमें आदर्श बनाना चाहिए। हमें
हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारे चिंतन में, हमारे कर्म में उन लोगों का पथ प्रदर्शन होना चाहिए और उनका हम अनुगमन करें, ये हमारी सोच होनी चाहिए। मैं आपको कोई अरविंद की बात नहीं करूंगा, महात्मा गांधी की बात नहीं करूंगा, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण की बात नहीं करूंगा, न मैं उन पूर्वों में जो आपने कभी देखे ही नहीं है उन अधिकारियों की बात करूंगा, बल्कि मैं आज ऐसे 3 किरदार आपके बीच लाया हूं जो मेरी जिंदगी के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आप सबसे ऊपर देख रहे हैं सूरजनाथ जी महाराज हैं, जसनाथपंथी है, नाथपंथी है, खासतौर से हमारे यहां पर एक बहुत बड़े समाज सुधारक संत हुए हैं जसनाथ जी। उनकी तपोभूमि है बीकानेर, कर्तरिया सर, और उनकी जो पीठें हैं उनमें एक पीठ है पांचला सिद्धा नागौर। उनके अंदर ये मठाधीश्वर है, आसन को संभालते हैं, वहां पर एक आश्रम को संभालते हैं। बहुत सारे संत मैंने देखा है झूठ बोलकर दुकानें शुरू कर दी, राजनीति करते हैं, टोट के यंत्र मंत्र तंत्र करते हैं। पर विद्यार्थियों, मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं ये, और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैंने जब थोड़ा बहुत समझ मेरे अंदर आई कि मुझे पढ़ना चाहिए, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, तब से गुरुदेव के चरणों में मैं रहा हूं, मुलाकात होती रही है, मैं आश्रम जाता रहता हूं। वास्तव में जो सोच है, जो वास्तव में एक वैज्ञानिक जो तरीका है हर बात में, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से पढ़े हैं, बहुत सारी भाषाओं के जानकार भी हैं, केवल नेशनल लेवल की लैंग्वेज नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेज भी बहुत सारी जानते हैं, फ्रेंच इंग्लिश जैसी भाषाएं बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं, अच्छी पकड़ है। अपनी जिंदगी को कैसे जिया जाए, कैसे संतुलित रखा जाए, वास्तव में व्यवहारिक जिंदगी को कैसे जिया जाता है, मैंने आदरणीय गुरुदेव से यह जरूर सीखा है। ये संत अधीश्वर हैं, संत की जिंदगी जीते हैं, त्याग किया है, अपने जीवन के एक हिस्से का जरूर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो छोड़ा है। पर जब मुलाकात होती है तब गुरुदेव बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, अपना टारगेट आपके पास क्लियर कट होना चाहिए। आप कोई काम करें इससे पहले आप अपना टारगेट तय कर लें कि आपको वहां तक पहुंचने के लिए कौन से रास्ते से कैसे पहुंचना है और वो रास्ता कितना पवित्र होना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। आपके पीछे भीड़ कितनी है ये मायने नहीं रखती, मायने ये बात रखती है कि आप अपने साध्य की तरफ बढ़ते हुए कितने अपने पथ पर अडिग हैं, ये महत्वपूर्ण है। जब भी मुझे कभी भी कोई काम लगता था कि कैसे करना चाहिए तो मैं जरूर सलाह ली मैंने, और मैं मानता हूं कि आज यहां पर हूं तो यदि भगवान कहीं न कहीं होता होगा, कोई मानता है कोई नहीं मानता होगा, नहीं मानने में भी भगवान तो है ही, और कहीं भगवान यदि इंसान के रूप में जमीन पर हमारे बीच है तो मैं ये मानता हूं
हर आदमी को आस्था रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, और वो मुझे लगता है कि आदरणीय गुरुदेव में है, क्योंकि वहाँ वो बात नहीं है हमारे बीच में बैठकर खाना खाना, हमारे साथ में बैठना, कोई अलग से कुछ नहीं, आराम से आप आपके साथ में उसी आसन पर वैसे बैठ के बात करेंगे। प्रकृति का प्रेम, किलकारियां, पर्यावरण प्रेम, पेड़ पौधे, पक्षी पशु, कीड़ी मकोड़ी से लगाकर मोर तक हर प्रकार के जीवों का एक प्रकार से किस प्रकार उन्हें खाना मिले, कैसे वो अपने आप में प्रकृति हम प्रकृति के बीच रहे और हमारे बीच हमारे आसपास प्रकृति कैसे जिंदा रहे, ये काम मैंने गुरुदेव में देखा। मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमें ये जरूर करना चाहिए। दूसरे गुरुदेव मेरे बौद्धिक गुरु हैं। आज ये कानराज पूनिया, यदि डॉक्टर कानराज पूनिया है तो इसलिए हैं कि गुरुदेव का आशीर्वाद है। बहुत सारे लोग पीएचडी करवाते हैं, गाइड होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बता दूं। पर जो वास्तव में मैंने देखा है कि क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैंने आजकल सीखा है, वास्तव में मैं बताऊं तो कहीं सीखा है तो मैंने यहां से सीखा। आज मैंने मेरी पोल खोल दी, मैंने ये बता दिया कि देखो मैं सीखा कहां से हूं। आपको लगता होगा मैं किताबें बहुत सारी पढ़ी है, पर कैसे पढ़ी जाती है, क्या पढ़ा जाता है, ये यहां सीखा है। आदरणीय गुरुदेव जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में थे, प्रेजेंट टाइम सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के अंदर प्रोफेसर पद पर पद स्थापित है। मैं बहुत कम मुलाकात कर पाता हूं क्योंकि इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि बार बार जाऊं और मिलूं, पर जरूर मैं 5-6 साल संपर्क में रहा। 2 साल मैंने पीएचडी की और इससे पहले भी मैं संपर्क में था, बाद में भी मैंने वास्तव में जो नॉलेज, जो विद्यार्थी के प्रति समर्पण, जो सोच, सच बोलना, सही कहना, क्या करना है, कैसे करना है। अरे आज के प्रोफेसर देख लीजिए, ऐसे फेंकते हैं कि ऐसा कई बार लगता है कि ये आदमी बोल क्या रहा। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो YouTube पे आके या और कई सोशल साइट्स पर आकर ऐसी ऐसी किताबें बता के जाते हैं स्टूडेंट। मेरे पास कई बार बच्चे कहते हैं, सब एक हमारे सर है, उन्होंने कहा कि इतनी किताबें ले आओ, और मैं ईमानदारी से कहता हूं आपको, उन्होंने कभी वो किताबें नहीं पढ़ी। अरे जो लोगों को, आप कम से कम एक पेशा है, मैंने पेशा कैसे है, मतलब आपका जो एक ठीक है, मगर जो एजुकेशन से आप इतने गहराई से जुड़े हुए आदमी हो तो कैसे एक मतलब आप न्याय कर सकते हैं, इथिकली वर्क कैसे कर सकते हैं, गहराई कैसे, पॉलिटिकल साइंस को गहराई दी जाए। कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर है, मेरे पीएचडी गाइड रहे, सीधी सी बात है। और पीएचडी गाइड ज्यादा महत्वपूर्ण रहे, वो इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैंने इनसे बहुत जिंदगी में कुछ सीखा है, वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में आप कभी मिलें, कभी जाएं गुजरात यूनिवर्सिटी, तो जरूर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर सर से मिलिए, गांधी के अंदर में। आपको लगेगा कि रियल में ये प्रोफेसर लोग, जो रियल प्रोफेसर है, वो कैसे होते। अरे आप तो कैसे कैसे बन गए। अब वापस वही सवाल वापस वहीं आ जाएगा, वहां पर मुझे वापस जाना नहीं है। हकीकत लाइफ ये है। तीसरा किरदार, मेरी जिंदगी के साथ कोई सीधा रिलेशन नहीं है, ना मेरी कभी मुलाकात हुई है, पर पुलिस और पुलिसिंग दोनों में फर्क क्या होता है, और एक पुलिसमैन कैसे एक गुड पुलिसिंग हो सकती है, कैसे एक सेवा हो सकती है, कैसे उस सेवा से लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है। जिंदगी में कैसे उतार चढ़ाव के बीच
खतरनाक से खतरनाक मोड़ पर जिंदगी को कैसे पॉजिटिव रखा जा सकता है, कैसे फिट रखा जा सकता है, कैसे जिंदगी के झटकों को झेला जा सकता है, यदि कहीं है तो एमएन दिनेश शाह, एडीजी विजिलेंस, राजस्थान सरकार। मैंने पुलिस अधिकारियों के भी, केपीएस गिल जैसे लोगों का ऑपरेशन ब्लैक थंडर सुना है। किरण बेदी का नाम भी सुना है, पर मैंने देखा है, पढ़ा है तो एमएन दिनेश साहब। अखबारों में पढ़ा है मैंने, कोई लाइव स्ट्रीम की नहीं पढ़ी, ना मेरे को कोई ऐसी किताब मिली। काम कैसे किया जाता है और बड़े से बड़े अधिकारी को कैसे अंदर डाल दिया जाता है, ये आनंदपाल एनकाउंटर बहुत बड़ा, एक नहीं, मेरी ख्याल से, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कहना चाह रहा सैकड़ों होंगे, मगर जरूर सैकड़ों एनकाउंटर किए होंगे। 95 कर्नाटक के रहने वाले, 1995 में आईपीएस बनकर राजस्थान कैडर मिला। करौली जैसे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में रहे, सवाई माधोपुर में रहे, जयपुर में भी रहे, और उसके बाद आप अच्छी तरीके से जानते हैं यहाँ जिंदगी से सीखना बहुत जरूरी है। जिंदगी झटके कैसे देती है, और जो झटकों से संभल जाता है वो महान होता है, और जो झटकों को बीच में छोड़ जाता है वो विद्यार्थियों को कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, वो वापस भीड़ में चला जाता है। सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर का मामला, तुलसी प्रजापति के एनकाउंटर का मामला, उदयपुर एसपी रहते हुए। और जिंदगी में देखिए एक आईपीएस अधिकारी कितनी बड़ी रिस्क ले सकता है सेवा के लिए। एनकाउंटर के बाद मुकदमा चलता है, गुजरात पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाता है, अप्रैल 2007 के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं, और अरेस्ट के बाद 7 साल तक जमानत नहीं मिलती, वापस अप्रैल 2014 तक जेल में रहते। एक आईपीएस अधिकारी जो इतने बड़े, आप अपन सोचिए, उसके बाद जेल में रहते हैं, और जेल में रहते हुए पीछे परिवार, खुद, सबसे बड़ी बात होती है खुद को संभालना, वो कैसे संभाले। कितना बड़ा झटका होगा किसी की जिंदगी के अंदर जब बड़े बड़े टेररिस्ट जिनका एनकाउंटर किया है, जिनको मारा है, बड़े बड़े गुंडे, गैंगस्टर, और उन्हीं के साथ में वापस उनके साथी बनकर उनके साथ रहना कितना मुश्किल काम होता है। उस समय आदमी कैसे एडजस्ट करता है, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। यदि सीखना है तो एमएन दिनेश साहब से सीखिए कि मैनेज कैसे की जाती है, लाइफ जी कैसे जाती है। कितना बड़ा झटका होता होगा, आप अनुमान लगाइए। आदमी अनुमान लगाने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना कमजोर हो आदमी, बहुत कमजोर होता है, भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होता है। और जब आईपीएस जैसी सीट एक सपना होता है, मेरा ये मानना है, मेरा थानेदार बनने का सपना था, पूरा नहीं हुआ, मैं प्रोफेसर बन गया, वो अलग बात है। मगर आज भी मेरे जहन में तो ये रहता है कि थानेदार होता तो और बात होती। मैं नहीं बन पाया, मैंने नहीं देखा आईपीएस का सपना, सच बात तो ये है, मगर मैंने थानेदार का सपना जरूर देखा। पर अब जो थानेदार ये संस्थाएं ले रही है उसमें देख लो, फिर ये आएंगे और फिर इनको पता है, इनको पता तो सब है कि अफीम की तस्करी कैसे होती है, क्योंकि ये पहले से ही शामिल है उसमें। एमएन दिनेश साहब राजस्थान प्रेजेंट टाइम एडीजी है विजिलेंस में। विजिलेंस का नंबर आपको पता है, यदि कोई आपसे रिश्वत मांगता है, गलत काम है, तो सीधी सी बात है 1064 पे आप कॉल करिए, यहां मुलाकात हो जाएगी। अहमदाबाद जेल में रहे, तलोजा जेल में रहे, साबरमती जेल में रहे, जहां बड़े बड़े टेररिस्ट रखे जाते। अब्बू सलेम जैसे अपराधियों के साथ में रहे। गुलशन कुमार को मारा था मेरे ख्याल से जिनने,
और इसलिए नहीं कि सजा हो चुकी थी, इसलिए कि इंतजार में। और सस्पेंडेड डेथ की कंडीशन होती है वो, वास्तव में जेल सस्पेंडेड डेथ की, जब आपका ट्रायल चल रहा हो और आप जेल में हैं, जमानत नहीं मिल रही हो, तब तक आप रहते हैं, तो किस स्थिति में रहते हैं। मैंने एमएन दिनेश साहब का एक इंटरव्यू लल्लन टॉप पे पढ़ा था, सुना था, देखा था मैं। मुझे वास्तव में बहुत यूं लगा कि ये जिंदगी जीने की जो सीख है, ये हमें यहां से सीखनी चाहिए। वो बता रहे थे कि मैं खुद को कैसे जेल के अंदर संभालता था। जेल के अंदर जब हमें भी टेंशन होती थी, तो हम कैसे अपने आप को फिट रखने के लिए, अपने आप को वापस एक आशावादी रखने के लिए योग करना, बैडमिंटन खेलना, दौड़ भाग कर लेना, छोटी सी जगह पर किसी न किसी रूप में अपने आप को फिट रखना। और मुझे बहुत गजब की बात लगी, इन्होंने कहा कि मैं जेल में जब था तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, टॉलस्टॉय से लगाकर बहुत सारी किताबें पढ़ी, जितनी मैंने कभी नहीं पढ़ी। और मैंने बहुत कुछ सीखा कि उस समय मैं जो पढ़ रहा था वो इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि कोई एग्जाम देना है, बल्कि इसलिए पढ़ रहा था। और मैं आपको कहता हूं ऐसे पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए पढ़ रहा था कि वो पढ़कर मैं मेरी लाइफ में सीखना चाह रहा था कि इन लोगों की जिंदगी कैसे है। किताबें पढ़ी, किताबें बहुत कुछ सिखाती, जिंदगी बदल देती है आदमी की। हर बार आशावाद के साथ यही सोचते थे सब ठीक होगा, पर वो एक बात कह रहे थे, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, कभी भी जिंदगी के अंदर आपका सफर कितना लंबा है ये मत देखिए, क्योंकि आपको चलना केवल एक कदम से दूसरे कदम पर है। तो आप टॉर्च जो आपको चाहिए, वो टॉर्च आपके पैरों में चाहिए, प्रकाश आपको पैरों में चाहिए, 20 किलोमीटर लंबा नहीं चाहिए। इसलिए कभी लंबा मत सोचो, आप वर्तमान पर ध्यान दो। आपके पास में जो भूत है, बीत गया है, वो आपके पास में नहीं है, और भविष्य आप बस नहीं है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपका वर्तमान आपका है, और इस वर्तमान को आप कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी बात उन्होंने कही, मुझे बड़ा मतलब यूं लगा कि कैसे वो, और पुलिसिंग का तो कहना ही अलग है। लोगों के अंदर किस प्रकार से सुरक्षा का भाव रखा जा सकता है, कैसे लोगों के बीच में एक पुलिसिंग, एक लोग देखकर आदमी को, किसी व्यक्ति को ये विश्वास हो जाए कि देखो यहां न्याय है, इससे बड़ी क्या बात होगी। एक बात कही इंटरव्यू के अंदर सर ने कि मैं जब बात कर रहा था उन बड़े बड़े जो जेल में थे, एक्यूज्ड थे जो, उसमें एक बड़े ने मुझे कहा कि साहब आपका तो क्या है कि पावर कमाया हुआ है, जब बाहर जाओगे तो आपको वापस पुलिस की वर्दी मिल जाएगी, मगर हमें तो पावर कमाना पड़ता है। तो आप किस स्थिति में सोचिए, आपको पावर कमाना है। एक जेल के बाहर तो हर आदमी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, खुश रह सकता है, कुछ भी कह सकता है, मगर जेल के अंदर अपने आप को कैसे खुश रखें, यह जिंदगी का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण। जब आपके ऊपर संकट, जब आपको लगता हो कि अब लाइफ में क्या होगा, उस समय अपने आप को आप कैसे मैनेज करते हैं, यह बहुत जरूरी बात होती है। जब आपको लगता है कि जिंदगी में देखो बहुत बढ़िया पेपर हो चुका है, पेपर खराब हो गया तो क्या होगा, उस समय आप अपने आप को कैसे मैनेज करके फिर अपने आप को ठीक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं ये कहने के लिए आपसे आज आपके सामने आया। होना है वो होना है, आपके बस की बात नहीं है। यदि पेपर निरस्त होगा तो भी होगा। उस तरफ मत देखिए जो आपके, जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, जिस पर आपका वश नहीं है, उस पर आपको देखने की जरूरत नहीं है। बस हमें सफलता पानी है, खुश रह के पाओ या टेंशन। दिनेश साहब कह रहे थे जेल तो काट रही थी, खुश रह के भी काटो तो ही वही बात है, टेंशन में काटो तो ही बात है। अपना बुरा कर
अच्छा है हम खुद का अपने आप को मैनेज करें, अपने आप को ठीक रखें। आपके लिए माँ बाप के सपने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं मुझे पता है। हर माँ बाप ये कहता है बेटा नौकरी लग जाए, बाद में बड़ा अफसर बनते रहना। हमारे जो जनरल गांव के रहने वाले लोग हैं वो यही सोच रहे हैं सरकारी नौकरी लग जाए, जैसे जैसे नौकरी लग जाए। लगे कि नहीं लगे उससे फर्क नहीं पड़ने वाली बात है। बात यह है कि आप कैसे अपने आप को रखते हैं और माँ बाप के सपने कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। एम.एन. दिनेश साहब अपने इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरे पिताजी तहसीलदार थे और जब मैंने इंजीनियरिंग की, बीटेक किया था, उसके बाद में मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा मैंने बहुत कोशिश की, कर्नाटक पीएससी के अंदर एग्जाम दिए, मैं पास नहीं हो पाया, पर मैं ये चाह रहा हूं कि तू भी 2 बार यूपीएससी दे, 1-2 बार यूपीएससी दे दे, तेरा जो तनख्वाह है ना बीटेक करने के बाद वो 2 साल की तनख्वाह मैं दे दूं। एक बाप का सपना देखो आप, उनके पास तनख्वाह थी, हमारे माँ बाप के पास नहीं है, कोई बात नहीं, पर वो आपको एक मेहनत दे रहे हैं, कह रहे हैं बेटा मेहनत के लिए चाहिए, मुझे 2 साल मजदूरी करनी पड़े मैं करके दूंगा, पर आप 2 साल तुम पढ़ ले। उन्होंने कहा मैं पहली बार में आईपीएस बन गया। यह है समर्पण, यह है माँ बाप का सम्मान। आप क्या दे सकते हैं माँ बाप? ये दे सकते हैं उनको अपने सपने जो हैं वो सपनों को पूरा करके दे सकते हैं, और उनके आंखों में जो खुशी है वो आप उन्हें दे सकते हैं। आप अपने काम को पैशन के साथ कैसे करें वो आप देश को दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। आप जिस सीट पर बैठे हैं उस सीट को लोग सैल्यूट करें। लोग सीट से नहीं कि एडीजी थे इसलिए नहीं जाने, बल्कि इसलिए जाने कि एम.एन. दिनेश साहब हैं, नाम से जाने। और कोई आदमी जब सीट से बड़ा होकर नाम होता है तब विद्यार्थियों सोचना चाहिए कि ये आदमी इस पोस्ट से भी ऊंचा लेवल का है। वो आदर्श होता है हमारा और हमें उन्हें आदर्श बनाना चाहिए। मैं इन लोगों को मेरे आदर्श के रूप में इसलिए रखता हूं कि ये वो आदर्श है जिन्होंने हाइट दी है अपने अपने क्षेत्र में। एजुकेशन के अंदर मैंने प्रोफेसर बहुत देखे, मगर जो प्रोफेसर की हाइट है वो यहाँ देखता हूं। मैंने संत बहुत देखे, बहुत पढ़े, कैसे क्या दे पता नहीं कैसे कैसे सब देखे, तंत्र मंत्र टोटके तांत्रिक वो वैसे बातें बड़ी बड़ी फेंकना कुछ भी, मगर जो वास्तव में संत है वो यहाँ देखा। पुलिस अफसर बहुत हैं और पुलिस की नौकरी भी इतनी, वास्तव में मैं मानता हूं कि आज के युग में पुलिस की नौकरी जो है वो यदि आदमी अपनी पैशन से करेगा तो ही कर सकता है, रो रो के नहीं कर सकता। बहुत सारे पुलिस के अंदर भी ऐसे अधिकारी होते हैं जो इच्छा नहीं होती, बस हो जाता है सिलेक्शन, वहां चले जाते हैं, फिर वो ढो रहे हैं, नौकरी को ढो रहे हैं। ये नीचे लेवल की बात होती है, कांस्टेबल लेवल में ऐसा ज़्यादा होता है और ऐसा ही लेवल तक। उसके बाद में अधिकारी लेवल पर तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके पास विकल्प रहता है, वो दूसरा अपना सिलेक्शन कर लेते हैं। मगर जो लोग आईपीएस बनने के बाद कैसे एक जिंदगी जी जाए, मैं वास्तव में मतलब ये सोच रहा हूँ कई बार कि इनकी लाइफ कैसे खड़े हो जाते हैं वापस, मतलब अपने पैर हमारी टूट जाते हैं एक तरह से, उसके बाद में भी वो लोग वापस खड़े होकर हमारे समाज के बीच में वापस सेवा में, और वैसे उससे भी कई गुना अपने आप को कहीं भी जिंदगी को प्रभावित नहीं कर पाते, वो लाइफ को कहीं भी असर। और बच्चे हैं, देखो होंगे ना महेंद्र साहब के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, क्या सोचते हैं? ये सोचा ही होगा ना उन्होंने कि पापा को जेल हो गई है। और जब आदमी जेल में होता है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो बरी हो जाए, हो सकता है सजा हो जाए, हो सकता है नौकरी से हाथ धोना ही धोना पड़ जाए। तो उसके बाद में भी आदमी मैनेज करता है। यह है विद्यार्थियों, जब सुभाष चंद्र बोस को जब पढ़ते हैं और कहते हैं कि फांसी से पहले जब दी जा रही थी, उससे पहले जब वो किताब पढ़ रहे थे, जब मैं कई बार देखता हूं कि भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे, चंद्रशेखर जैसे लोग जो कैसे अपने आप को मैनेज उस समय करते होंगे। कहीं यदि भगत सिंह दिखता है तो ये यहाँ आज भी लोग ऐसे। और आप अपना आदर्श प्रैक्टिकल बनाएं, व्यवहारिक बनाएं, कड़ी मेहनत करें, जो होना है वो होगा। मुझे पता है पीएससी, मैं बात इसलिए करने आया था, पीएससी में क्या चला, क्या हुआ, क्या हो रहा है, वो काम हो रहा है। स्पेशल ऑपरेशन जो टीम है वो काम कर रही है अपनी, एसओपी जिसको बोलते हैं वो अपना काम कर रही है, बाकी टीमें अपना काम कर रही है। जो भी
इंटेलिजेंस जो हमारी संस्थाएं हैं जो काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन का काम करने वाली एजेंसीज है, वो अपना काम कर रही है। हम इस समय अपने आप को मैनेज रखें, हम अपने आप को इस समय अपने टारगेट पर रखें। अपने को एक टारगेट नहीं, हमारे पास में विकल्प भी बेहतर होने चाहिए। आज के टाइम में मैं वो एग्जाम्पल नहीं दे सकता कि अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखती थी, क्योंकि अब आंख देखने से काम नहीं चलेगा। आसपास में आपका सेकंड थर्ड विकल्प भी होना चाहिए, तब आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हैं, सही ग्राउंड पे हैं। यदि कोई आरएएस की तैयारी कर रहा है, उसके बाद सेकंड विकल्प बेहतर रखो। यदि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है, सेकंड विकल्प बेहतर रखो। यदि उधर नहीं होता है तो झटके झेलने के साथ हम दूसरे विकल्प का चयन कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। यदि आप अपने पास विकल्प नहीं रखोगे तो टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए विकल्प हमारे बेहतर होने चाहिए। ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। और विकल्प ऐसा नहीं है कि एक तरफ तो आप सोच रहे हैं मैं आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, साथ में सोच रहे हैं नहीं तो रीट हो जाएगी। ये नहीं, ये विकल्प नहीं है। विकल्प जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, सेम ग्राउंड पर होते हैं, बराबरी के होते हैं, रास्ता अलग होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं आरएएस बनूं और मान लीजिए इसके साथ आप सोच रहे हैं ठीक है ये नहीं तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाएगा, ठीक है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, कोई नहीं मैं स्कूल लेक्चर में हो जाएगा। ये आपके पास विकल्प बेहतर होने चाहिए, ऐसे विकल्प होना चाहिए। आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, विकल्प रखे ग्राम सेवक में हो जाएगा। ये इक्वल विकल्प होने चाहिए। ऐसा नहीं कि विकल्प को तो कहीं रखा है और आप खुद को कहीं सोच रहे हैं, ऐसे फिर विकल्प पूरे नहीं होते, फिर आपका एकदम ठीक टारगेट नहीं है। इसलिए मैं आपसे ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, केवल ये कहना चाह रहा हूं अपने आप को जो झटके मिल रहे हैं, मुझे पता है झटके मिल रहे हैं, कम झटके नहीं होते एक बेरोजगार के लिए ये कि, और इससे ज्यादा मेरी ख्याल से कोई सिस्टम में मिस्टेक नहीं हो सकती कि कैसे कैसे लोग कैसे कैसे उच्च पदों पर जा गए। अरे भाई सरकारी चमड़ी बड़ी कमजोर होती है, बहुत कमजोर होती है। मैं बता दूं सरकारी आटा खाने वाली चमड़ी बहुत कमजोर होती है, डंडा देखकर सच बोल देती है, डंडा मारने की जरूरत नहीं पड़ती उस चमड़ी पर। और आप देख लो उनको डर नहीं है, तभी तो लाखों की संख्या में विद्यार्थियों हैं हमारे, और ये तो पकड़े गए हैं। चोरी कितनी बार हुई है ये पता नहीं है, पकड़ी गई है वो चोरी है। और उसमें भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस इतनी बड़ी संस्थाओं में ईमानदार लोग हमारे पास कुछ है ही नहीं। दो चार दिन खबर चलेगी, मामला रफा दफा हो जाएगा, रिजल्ट निकल जाएगा, बच्चे भी करते रहेंगे और चलता रहेगा। कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं जैसे तैसे मरते मरते एग्जाम हुआ है और अब फिर संकट आ गया। कई लोग ये सोच रहे हैं कि क्या यही हुआ है, ये तो वहीं थे तो और कुछ हुआ होगा। कई लोग ये सोच रहे हैं कि देखो वो आदमी ही इंटरव्यू ले रहा है, कैसे होगा आगे ये पता नहीं। इससे आदमी बदनाम नहीं होता, संस्थाएं बदनाम होती हैं, विश्वास उठ जाते हैं लोगों के। और विद्यार्थियों जब आदमी का संस्थाओं से विश्वास उठ जाता है तब आदमी स्टेट के प्रति नहीं फिर अराजकता की तरफ सोचता है। ये आदमी की सोच है, वो सोच रहा है, विश्वास उड़ रहा है, सब गलत हो रहा है, मां सही भी पीछा जाता है, सीधी सी बात। और गलत की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। यदि गलत आदमी 2-4 है तो लगता है सब गलत है, ऐसा लगने लग जाता है, जबकि होते सब नहीं है, अच्छे लोग भी होते हैं और अच्छे ज्यादा होते हैं जिसमें कोई शक नहीं है, मगर चोर कम होते हैं पर उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, असर उनका बहुत ज्यादा होता है, वो नुकसान ज्यादा करते हैं। और जिसके कारण आज देख लीजिए ये हालात हमारी अभी क्या हो गई है, आप कहने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम का क्या होगा, रीट के एग्जाम का क्या हुआ होगा, कौन सा एग्जाम है जिस पर सवाल खड़े नहीं होते। और सरकारी अधिकारी यदि ऐसा करता है, देखो हम बदनाम करते हैं कई इंस्टीट्यूट्स को भी, ये तो वो कर देते हैं, संस्थाएं कर देती है, हेडमास्टर ऐसा कर देता है, ये तो
हेडमास्टर का, डायरेक्टर का तो सवाल ही नहीं है। ये तो जो छाप रहा है वही छपवा रहा है। पेपर बनाने वाले, आपके पास क्या दबाव है इतना कि अच्छे लोगों का आप 10, 5, 20 लोगों का सिलेक्शन करके ढंग से पेपर नहीं बना सकते? लास्ट में 10 सवाल डिलीट होते हैं, 5 सवाल, 15 सवाल डिलीट होते हैं। अरे भाई 15 सवाल एक पेपर से 100 में से डिलीट होने का मतलब है पेपर कोई मतलब ही नहीं है, निरस्त हो जाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि किसी पेपर के अंदर यदि 5% से ज्यादा सवाल डिलीट की स्थिति में जाते हैं, वो पेपर निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत कुछ गड़बड़ कर रखी है। कितना प्रभाव पड़ता है मुझे बताइए। जिसने पेपर बनाया वो की नहीं बना सकता, और पेपर बनाने वाले ने, पेपर किसने बनाया? पेपर तो ढंग के आदमी ने बनाया होगा ना भाई, सोच तो यही रहे हैं, बाकी पता नहीं किसने बनाया। एक एग्जाम में आप दूसरा उत्तर मान लेते हैं, दूसरे में दूसरा मान लेते हैं, लड़का ऑब्जेक्शन लगाता है, आप ये भी धंधा हो गया। एक सवाल के 100 रुपए ऑब्जेक्शन लगाइए, यदि लड़का 10 सवाल है, 10 सवाल का एक एक लड़का ऑब्जेक्शन, हर लड़का लगा, रिस्क कोई नहीं लेना चाहता उस साइड में जिंदगी में। कितने सारे फिर आप ये काम कर लेते हैं, कितना वर्कलोड बढ़ा देते हैं आप। पैसे मायने नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा। वहां पर आप ये सोच रहे हैं कि वहां धन दौलत मिल रही है इंस्टीट्यूट को, सरकारों के पास पैसों की कमी नहीं है, किसी सरकार के पास नहीं है। आज के युग में जब इतने सारे टैक्सेज है, सर्विस टैक्स से लगाकर गुड्स टैक्स, टोटल टैक्सेबल है आपकी लाइफ, तो फिर कोई ऐसा है नहीं कि धन दौलत की कहीं भी किसी भी जगह कमी है, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि वो काम ही ऐसा करना चाहते हैं। पर हम उन पर टारगेट नहीं करें, ज्यादा सोचे नहीं। मेरा ये मानना है कि आप सही सोचें, आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, आप अपने आप को संभालें, अपने आप को फिट रखें, और अपने टारगेट को, कोई बात जो होना है सो होना है, आपका आगे का टारगेट बहुत बेहतर रखें। और विद्यार्थियों, ऐसा ऊंचा टारगेट रखें कि आपको जिंदगी के अंदर वहां पहुंचने पर आपको सुकून मिले और आपको लगे कि ये काम मेरे लिए बहुत बढ़िया है। और जहां पर भी जाएं आप उसे काम पैशन से करें, बहुत मस्ती से करें, और ऐसा करें जैसे आपको लगता हो कि उसी को आप जिएं, काम को जिएं। अब मैं प्रोफेसर हूं, प्रोफेसर होने के बाद यदि मेरे सब्जेक्ट को मैं जीता हूं तो मैं ठीक हूं, यदि मैं मेरे सब्जेक्ट को नहीं जीता हूं मैं ठीक नहीं हूं। उसको जीना सीखें। आप पुलिस में जाते हैं, पुलिस में जिए, पुलिस को जिए। सपने में आपको पुलिस आनी चाहिए, खड़े आपको पुलिस लगनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि ये, फिर वो जो है वो आपके दिमाग में आएगा, तब आप ठीक और बेहतर काम राज्य, समाज, देश के लिए कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं। वो सेवा है। नहीं तो ठीक है, मजबूरी है, पेट पालने के लिए सब हर कोई करता है, और फिर वो करता ही करता है, उसमें कोई बात है नहीं। आनंद पाल जैसा एनकाउंटर, जिसमें कैसे लोगों को मतलब साथ में मिलाना, मतलब मैं वो एनकाउंटर की बात सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि वास्तव में देखो कैसे कैसे लोग, ये सर कह रहे थे मेरे पास ऐसे ऐसे लोग, जब विजिलेंस में था मैं उसमें, तो मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिलते थे जो कहते थे साहब इसके बाद तो मेरे को आत्महत्या करनी पड़ेगी, मेरे पास सुसाइड के सिवाय कोई विकल्प नहीं है, मेरे पैसे दिलवा दो। आईएएस सीनियर सेक्रेटरी लेवल के लोगों को धर दबोचा। एक आईपीएस अधिकारी, कहीं दबाव तो होता होगा, तो यहाँ भी होता होगा ना? नहीं होता। देखो ये सिर्फ और सिर्फ उन अधिकारियों की सोच होती है, ऊपर से कुछ नहीं होता। ऊपर वालों को तो आप कह दीजिए काम तो ऐसे होगा, होना ही। और कितना कर सकता है एक एमएलए? 5 साल का होता है, बदल जाता है। ये बहुत जरूरी बात है। हर किसी को अपनी इच्छा पूरी हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं होती। इसलिए तो मुझे याद आता है कि निदा फाजली का एक शेर है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस ना हो, जहां उम्मीद हो उसकी वहां नहीं मिलता। बात यह है, आराम से
अपने आप को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और ज़्यादा टेंशन मत लें। जो होना है वो अच्छा होगा, क्योंकि ऊपर वाला यदि है या नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि जो फैसला होगा वो बेहतर होगा, सबके हित का होगा, किसी व्यक्ति विशेष के हित का नहीं होगा, ऐसा मानना है। मैं आपसे यही कहूँगा, बस किताबों से प्यार करो और इतना प्यार करो कि किताबें आपको वो मुकाम दे जो आपके ज़हन में है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थी।